नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका और आज का दिन बेहद खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी और लोकतंत्र की जो सबसे सुंदर प्रक्रिया होती है वो होता है चुनाव। चुनावी लोकतंत्र में जब उसका रिजल्ट यानी कि काउंटिंग का और नतीजों का दिन होता है तो वो अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उसके नतीजों का दिन। तो आज दिन भर महा कवरेज संसद टीवी पर आप देखेंगे। मेरे साथ ही मेरी सहयोगी प्रीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तो आज बिहार के जनादेश का दिन है। कई हफ्तों की रैलियां, वादों की फेहरिस्त और मतदाताओं की आवाज अब नतीजों में बदलने वाली है। इस बार बिहार ने वोटिंग में इतिहास रचा है। 67.13% मतदान हुआ है, वोटिंग दर्ज हुई है बिहार में और ये 1951 के बाद सबसे ऊंचा टर्नआउट रहा है। यानी ऐतिहासिक चुनाव एक तरह से रहा ही है, क्योंकि महिलाओं की भी भागीदारी जो रही वो अभूतपूर्व रही। 71.6% महिलाओं ने आगे आकर वोट किया और जबकि पुरुषों का जो टर्नआउट रहा है वो 62.8% रहा है। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिनके लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। अब नतीजों का दिन है, नतीजों की बारी है। सुबह 8 बजते ही मतगणना का काम शुरू हो गया। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। आज आपको बता दें कि 46 केंद्र है जहां पर वोटों की गिनती हो रही है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो 46 ऐसे केंद्र हैं जहां से लगातार अपडेट आता रहेगा, वो संसद टीवी पर आपके पास लगातार पहुंचता रहेगा। और वोटों की गिनती के मद्देनजर जो प्रशासन है उसने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए हुए हैं। अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां हैं। और बिहार में एक तरह से देखें अमृता, तो हम जानते हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है। अलग अलग एग्जिट पोल्स जो हैं उनके अनुसार एनडीए 121 से 209 सीटें जीत सकती है, जबकि महागठबंधन 90 से 105 सीटें उसे मिलने की संभावना है। तो तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम एनालिसिस करेंगे, अलग अलग मायने समझेंगे। जो एग्जिट पोल्स हैं उन पर भी बात होगी और इसके बाद धीरे धीरे जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, साथ ही प्रीति हम ये भी समझेंगे कि जो बिहार इलेक्शन है, जो वहाँ का चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का उसे स्थल कहा जाता है। हम जानते हैं जेपी आंदोलन की शुरुआत वहाँ से और कितनी उपजाऊ वो धरती। तो 1951 से अब तक का जो ट्रेंड रहा है, जो जिस तरीके का पैटर्न रहा है, उस पर भी बात करेंगे। डेटा ड्रिवन एनालिसिस करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में और ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आपसे उनका तारुफ करा दूँ, राकेश लाल गौड़ जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, पैनी नज़र रखते हैं तमाम मुद्दों पर, खासकर अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो। राम नारायण श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। रोशन जी, आपका भी बारीकी और पैनी नजर रही है पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं रितेश कश्यप जी, स्वागत है आपका। आप वहां पर लोकल तरीके से, जिस तरीके से वहाँ की खबरों को ग्राउंड टू ग्राउंड रिपोर्टिंग करके और आप वहाँ की ज़मीनी बारीकी को समझते हैं, आज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल रोशन कौर जी आपसे, इस बार का चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं 1951 के बाद, जैसा कि प्रीति ने भी बताया, और तमाम चुनाव आंकड़ों के बाद ये जो हमारा चुनाव आयोग है बड़ी खुशी से ये बात कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट 67% के आसपास और महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा। ये क्या दर्शाता है? क्योंकि महिलाएं वहां पर बेनिफिशरीज अब तक सिर्फ समझी जाती थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में आ रही हैं। और इतनी बड़ी तादाद में वोटर का टर्नआउट होना, यह क्या संकेत है इस बार के इलेक्शन के लिए? देखिए, इसके लिए तो बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था तो लोकसभा के चुनाव में 42% हुआ था और विधानसभा के चुनाव में 41% हुआ था। तो 1951 से लेकर जब हम 2098 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 64% हुआ था, लेकिन विधानसभा में कभी भी 60 से ऊपर कभी नहीं गया, 60 से नीचे नीचे रहा। ये पहला मौका है कि पहले फेज़ में 65% और दूसरे फेज़ में 68%। और उसमें भी जो आपने कहा कि महिलाओं की भूमिका, दरअसल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला उद्यमी योजना शुरू की थी जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खातों में गए हैं। वो योजना मुझे लगता है कि बहुत काम की। एक दूसरा, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने सरकार को बदल दिया तो हो सकता है कि फिर वही समस्या जो हमने एक युग देखा था वो युग दोबारा ना आ जाए। तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वोटिंग की और जो एवरेज आया 67% का, मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए
तो महत्वपूर्ण है ही है। ये देश के लिए भी महत्वपूर्ण है कि देश के लिए बिहार ने रास्ता दिखाया कि जितना वोट डाल सकते हैं, अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, वो करो। और जो युवा वर्ग है, जो फर्स्ट टाइमर वोटर है, उसमें भी खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। एक और इशू है जिसमें वोट परसेंटेज बढ़ने की संभावना जताई गई, वो है SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि उसमें फर्जी वोटर थे। कुल मिलाकर करीबन 69 लाख लोगों को बाहर निकाला गया, जो जिसमें 22 लाख लोग मर चुके थे, 7 लाख तो लोग ऐसे थे जिनके 2-2 इलेक्शन कार्ड थे, और इसके अलावा करीबन 36 लाख वो लोग थे जिनको परमानेंटली शिफ्टेड कहा गया, लेकिन वो परमानेंटली शिफ्टेड नहीं थे, वो बेसिकली घुसपैठिए थे या बांग्लादेशी थे जिन्होंने दोबारा अपना कार्ड नहीं बनाया। तो ये बहुत बड़ा इसमें एक मैं कहूँगा कि जो मील का पत्थर साबित हुआ कि आपके फर्जी वोटर बाहर हो गए। तो इसके कारण लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा लिया। रामनारायण जी, आपकी नज़र में क्या, किस लेंस से आप इसे देख रहे हैं, इतने बड़े वोटर टर्नआउट को? क्या ये डेमोक्रेटिक एनर्जी है एक तरह से, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोबिलाइजेशन रहा, या एक तरह से टारगेटेड वोटर ड्राइव्स रही, उनका असर है? आपका चश्मा क्या कह रहा है? देखिए, एक पहलू नहीं, बहुत सारे पहलू इससे जुड़े हुए हैं। पूरे देश में जब मतदान प्रतिशत बढ़ रहा तो बिहार पीछे कैसे रहता? बिहार में महिलाएं पहले ही ज़्यादा मतदान करती रहीं, इस बार और ज़्यादा मतदान किया, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, बहुत ज़्यादा उनको में उत्साह देखा गया, और उनको लगा कि उनकी भागीदारी भी लोकतंत्र में मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ही एक बड़ा कारण है, जैसा कि रोशन जी ने बताया, महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जो कोशिशें की हैं, चुनाव आयोग ने जो भी अपनी ड्राइव चलाई हैं, उसका परिणाम रहा। और इससे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों ने जो अभियान चलाया है, नीचे तक पहुंच करके वोटरों को जितना ज़्यादा उन्होंने आगे प्रेरित किया है। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, जब वोटिंग करो, पहले मतदान फिर जलपान, बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिससे कि वोटर टर्नआउट बढ़ा है। और इस बार बिहार में जबकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं थे, उस समय टर्नआउट का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि बिहार जो है वो अपने पिछड़ेपन से जो टैग लगा हुआ है, अपने विकास की कमी के आगे निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। और वहाँ के मतदाता चाहते हैं कि हम भी राष्ट्र की मुख्य धारा में, जो कि देश का पूर्वी हिस्सा कमज़ोर पड़ता है पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। और उसका एक ही रास्ता कि हमको डेमोक्रेटिक वे से आगे बढ़ना, लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना है, जहाँ में हमारी भागीदारी ज़्यादा हो, केवल राजनीतिक नहीं, सब तरह से। तो ये टर्नआउट जो है ना, वो बिहार के एक नए बदलाव का टर्नआउट है, जो कि आगे चलकर हमें देखने को मिलेगा। तो रितेश जी, जो एक तरह से जो आप क्योंकि वहां बिहार में रहे, सब कुछ आपने बारीकी से देखा है, समझा है, जाना है, महिलाओं को जब आपने बूथ पर देखा, क्या एक तरह से चीजें रही? क्योंकि दोनों ही विश्लेषकों ने जो अपनी तरह से नजरिए से बताया, थोड़ा सा आप बताइए, ग्राउंड पर विमेन वोटर्स ने किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की है? क्या वजह आई है कि इतनी लंबी कतारें हमें महिलाओं की देखने को मिली इस बार बिहार में? हाँ, रितेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, रितेश जी। रितेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा समझाइए कि जो विमेन वोटर्स थी, किस तरह की चर्चाएं ज्यादा रही? हेल्थ के टॉपिक थे, एजुकेशन के टॉपिक था, सेफ्टी टॉपिक था, या एम्प्लॉयमेंट की बात थी? क्या ऐसी चर्चा रही विमेन वोटर्स के बीच में वहां पर ग्राउंड में, जिस वजह से हमें इतनी लंबी कतारें महिलाओं की देखने को मिली है? एक इतिहास रचा है बिहार ने। रितेश जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह से आप लोगों ने SIR का भी जिक्र किया, एक तरह से क्या माने कि इससे रोशन जी के वोटिंग क्वालिटी एक तरह से बेहतर हुई है? एक बहुत बड़ा रिफॉर्म की तरह से हम इसे देखें? देखिए, कल परसों आपने खबर पढ़ी होगी कि जब ये दूसरे चरण का SIR शुरू हुआ है, तो बंगाल की एक कॉलोनी है, गुलशन कॉलोनी, ये कलकत्ता में है, उसमें 2 लाख की आबादी है। जब वहाँ BLO पहुँचे, इलेक्शन कमीशन की टीम पहुँची, तो जो वहाँ वोटर थे उन्होंने दोबारा वोटर का जो कार्ड बनाने से मना कर दिया, क्योंकि वो सारे कौन लोग हैं? वो लोग जो है वो फर्जी लोग हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने लाभ के लिए वोटर बना रखा है। यही आपने दिल्ली में देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इधर उधर से लाकर उनका इलेक्शन कार्ड बना दिया जाता है और उनको अपना वोटर बना दिया जाता है। ऐसे ही बिहार में करीबन 39 लाख लोग ऐसे थे जो
पॉलिटिकल कारणों से वहाँ वोटर बने थे। तो जब SIR हुआ और उनसे 12 डॉक्यूमेंट मांगे गए तो वो नहीं दे पाए और वो सीधे सीधे उसमें छंट गए। जो 22 लाख लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन लोग उनके नाम पर फर्जी वोट करते थे। तो 22 लाख एक हो गए, 7 लाख वो थे जिनके दो जगह कार्ड है, जैसे PK पांडे जी जो PK प्रशांत किशोर है, उनके खुद 2 कार्ड है। तो इस चक्कर में वो चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं तो एक कार्ड उनका कलकत्ता में और एक कार्ड उनका बिहार में, तो अदरवाइज वो राघोपुर से चुनाव लड़ते। तो ऐसे लोगों की छटनी हो गई। तो इसमें क्वालिटी हो गया और जो लोग जो वास्तव में जो वोटर थे उनको लगा कि हमें अपना अधिकार का उपयोग करना चाहिए, वो बाहर आए, खुलकर आए। फिर जो सरकार के काम थे, सरकार का जो पिछले 20 सालों में आप देखिए बिहार में चाहे कुछ हो या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति सुधरी है और इससे लोग बड़े खुश हैं वहाँ पर कि चाहे हमें कुछ मिले न मिले, हमें जो गुंडा राज है वो ना मिले, जंगल राज न मिले, तो उसका असर हमें देखने को मिला। तो SIR ने बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाई है और जो 12 राज्यों में अभी हो रहा है दूसरे चरण का, उसमें आपको देखने को मिलेगा, खासकर बंगाल में आपको देखने को मिलेगा ये फर्जी वोटर कितने बाहर हुए। और इसका जो सकारात्मक असर है आप कह रहे हैं कि चुनावों में वोटर टर्नआउट के रूप में भी देखने को मिला है। रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप तक आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है तो आपसे सवाल ये है कि जैसा कि प्रीति ने भी पहले पूछा कि ग्राउंड पे लगातार आपकी रिपोर्टिंग रही है, पैनी नजर रही है आपकी, वहां की नब्ज को आपने समझने की कोशिश की है। तो पोलिंग बूथ्स पर गांव में, कस्बों में, और चूंकि महिलाओं का टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा है, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे थे, चाहे हम यूथ्स की बात कर ले, विमेंस की बात कर ले, जॉब हो या फिर माइग्रेशन हो, शिक्षा हो, जो सबसे ज्यादा मतदाताओं के जहन में रहे और इसे लेकर वोट कास्ट किया, यानी कि बिहार किस ट्रेंड को लेकर इस बार चला? जी बिल्कुल। मैं जब ग्राउंड पे रहा तो मैं पटना फर्स्ट फेज में मैं खुद मधेपुरा जैसे क्षेत्र में था, मधेपुरा सहरसा वगैरह क्षेत्र में था, और दूसरे फेज में मैं मगध के गया, जहानाबाद इन क्षेत्रों में मैं घूमा। वैसे तो मैंने पूरा बिहार घूम लिया है लगभग, लेकिन जो लोगों की जो डिमांड थी, लोगों का जो मतलब वोटिंग करने का जो पैटर्न हमको जो समझ में आया, एक तो ये लगा कि जो ग्राउंड में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रही थी, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा उनका एजुकेशन। वो एजुकेटेड हो चुकी हैं, उनका वोकल हो जाना। एक तो हमने देखा कि जीविका जो थी, जीविका महिलाएं जितनी थी जो जीविका से जुड़ी हुई थी, वो बहुत अच्छे से उनको एक तरह से शिक्षित हुई हैं। जो कमजोर थी पढ़ाई लिखाई में भी, उन्हें भी बड़ा ग्राउंड पे आने का एक मौका मिला कि हाँ चलो हम समाज में बात अपनी रख सकते हैं, जो चीजें पहले बिहार में नहीं हुआ करती थी। और वो उनको मौका मिला कि चलो अब हम भी आ सकते हैं, हम भी लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं। जब ये सारी चीजें आने लगी, तब उसके बाद वो अब अपने अधिकारों को भी समझने का प्रयास करने लगी, और अपने अधिकारों को जानते हुए लोगों को भी शिक्षित और जागरूक करने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा वोटिंग टर्नआउट दिखा, वोकल होना, महिलाओं का जबरदस्त सक्रिय होना, न सिर्फ अपने वोट के लिए बल्कि अपने घर परिवार सभी लोगों के लिए। ठीक है। तीसरा, महिलाओं में जो उत्साह था, जीविका जो अभी जो एक आया, जीविका महिलाओं में विशेष तौर पर, तो उसका एक जो आर्थिक रूप से जो उनके पास आया, उसके प्रति भी उनका बहुत जबरदस्त उत्साह दिखा। तीसरा जो, और मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके वजह से महिलाएं आराम से बूथ तक पहुंच रही हैं, कई महिलाओं ने ये भी बोला कि मतलब रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने बोला, भैया हम तो कभी पहले मतदान देते ही नहीं थे, हम लोग तो 5-6 साल तीसरी या चौथी बार हम मतदान दे रहे हैं। हम बोला ऐसा क्यों, इससे पहले भी आप लोग दे रहे होंगे। 60 साल 65 साल की महिलाएं बोल रही थी कि भाई हमें हिम्मत ही नहीं होता था कि हम बूथ पर चले जाएं। हो सकता है कहीं मारपीट हो जाएगा, कहीं बूथ लूटने का काम आ जाएगा, या माने बात हो जाएगी, पुलिस प्रशासन हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा आम बात थी लगभग हर एक बूथों में। मतलब एकदम हम लोग गांव के अंदर की बूथ की बात कर रहे हैं, जहां जी रितेश जी, यानी लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मसला रहा, और बाकी जो आपने चीजें बताई हैं वो काफी अहम रही है। रोशन गौर जी और रामनारायण जी, जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, जो शुरुआती रुझान है वो आ रहे हैं। 8:30 बजे से अब जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है, लेकिन 21 सीटों के जो रुझान है वो शुरुआती दिख रहे हैं, और इसमें बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिख रही है, जेडीयू के पास 2 हैं, कांग्रेस के खाते में 1, जबकि जन स्वराज पार्टी के खाते में 2 और आरजेडी 7। ये इनिशियल अभी रुझान है। आपको बता दें कि 18,000 मतगणना एजेंट हैं
जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। 46 केंद्रों पर वोटों की गिनती का काम हो रहा है। ईवीएम के जरिए जो काउंटिंग शुरू होगी वो बस अब से कुछ ही पलों में 10 से 12 मिनट बाद ईवीएम से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो पोस्टल बैलेट है उनसे काउंटिंग की जा रही है। और इस बार ये भी कहा गया है कि जो ईवीएम में जो लास्ट राउंड की काउंटिंग होगी उससे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए। ये थोड़ा फेयर रिजल्ट के लिए हाँ, ये कदम क्यों है? बिल्कुल ठीक है। इसलिए असल में क्या होता है कि फिर लोग आरोप लगाते हैं कि आपने ये बाद में खोला ताकि आप जहां आप हार रहे थे, जहां जीत रहे थे, इस तरह से आरोप लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि पहला पोस्टल बैलेट पहले आप काउंटिंग करके अलग रख दीजिए। और जो चूंकि वहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनको दिखा दिए जाते हैं, उनसे साइन ले लिए जाते हैं। तो उनका जो आरोप प्रत्यारोप का एक चरण खत्म हो जाता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि वहाँ होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, उसके बावजूद बाहर आकर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे उसमें हुआ एसआईआर में वही मैंने कहा 18,000 एजेंट हैं। हाँ, तो एसआरए में क्या हुआ कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने एजेंट दिए। बीएलओ और जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट थे वो लगा 3.5 लाख थे। अच्छा। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी यात्रा निकाली। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा कि भाई आप बताओ तो सही किसका वोट नाम कटा, ये तो बताओ, हम उसको जोड़ेंगे। तो उन्होंने नहीं बताया। यही हाल यहाँ भी होता है कि अंदर सबके साइन होते हैं लेकिन बाहर आके फिर वो बयानबाजी करते हैं कि नहीं वहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये हो गया। तो इसलिए उन्होंने काम कहा है कि हाँ पहले पोस्टल बैलेट का आ जाना चाहिए लास्ट राउंड के पहले। बिल्कुल, कुछ रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। आइए हम देखते हैं कि जो तमाम नेता है इस समय मौजूद है और हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहा है। हर कोई बहुत सारी उम्मीदों के साथ आज का दिन नतीजों का इंतजार कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या प्रतिक्रियाएं फिलहाल सामने आ रही हैं। ट्रेंड्स तो एग्जिट पोल नहीं बता दी, अब कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और निश्चित मानिए कि बिहार की जनता ने नरेंद्र नीतीश एनडीए दमदार असरदार इसी की जोड़ी पे भरोसा किया है। और कुछ घंटों के बाद रिजल्ट आएगा और एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक लंबी छलांग मारने को तैयार है। अरे हम तो क्या, हमारा विपक्ष भी मान रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये देखिए तेजू बाबा कितना प्यार से बंसुरी बजा रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। कितनी प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं एनडीए की जीत के लिए। तो ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब चलते रहेगा, लेकिन बिहार जंगल राज में वापस नहीं जाने वाला है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। बिहार की उम्मीद और आशा के साथ बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। दोपहर बाद तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में। एग्जिट पोल को तो मैं सीधे मानता हूं ये पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है और शहनशाह का खेल है, जिसमें शहन और शाह के बीच में का हाइफन ले लीजिए, ये उनका खेल है। हम वो खेल नहीं खेलते। 12 बजे तक पिक्चर साफ, दोपहर तक सारी चीजें स्पष्ट। बिहार बदलाव की ओर अग्रसर। आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए बड़ा शुभ होगा। और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। और मैं भी जा रहा हूं लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने। ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ स्टूडियो में महागठबंधन की आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन को दिया। तो सभी के अपने अपने वादे थे और अब सभी के अपने अपने दावे हैं।
राम नारायण श्रीवास्तव जी, आज जिस गिनती के दिन हम बैठे हैं इसकी एक पृष्ठभूमि 2020 के नतीजों से जुड़ती है। पिछले चुनाव में कई सीटों पर जीत का जो अंतर था वो 1000 वोट से भी कम था। कई जगह हमने देखा कि मार्जिन सिर्फ 12 वोट तक पहुंचा। यानी बिहार में एक एक वोट जो है वो किस हद तक नतीजों को बदल सकता है, ये हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा। तो इस वजह से आज की जो काउंटिंग है वो सीट दर सीट बेहद दिलचस्प होने वाली है और कुछ रुझान भी आ चुके हैं। अभी प्रीति ने आपको बताया भी, बिहार में ये जो सीटों का खेल है, एक एक 2-2 12 वोट से जीत का अंतर, इस पिक्चर को मैं चाहूँगी आप समझाएं। देखिए, ये जनरली तब होता है जब दो बड़े अलायंस आमने सामने होते हैं। जब बहुत सारी पार्टी होती है तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता कि वोट डिवाइड होता है। अलायंस में क्या होता है, वोट भी पोलराइज होता है। अलग अलग सामाजिक समुदाय हैं, राजनीतिक समुदाय, वो इकट्ठे होकर के दो अलायंस से बढ़ जाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों बड़े अलायंस हैं। दोनों साथ बहुत सारे जाति, समुदाय, सामाजिक समीकरण बने हुए हैं। तो जब इस तरह की स्थिति बनती है तो बहुत कई सीटों में क्लोज कॉन्टेस्ट की स्थिति बन जाती है। पिछली बार भी देखा हमने, इस बार भी हम देखेंगे कि बहुत सारी सीटें होंगी जो कि बहुत कम मार्जिन से निकलेंगी, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसे बनते हैं। क्योंकि छोटे जो असेंबली सेगमेंट होता है, छोटा होता है लोकसभा की तुलना में, यहाँ पे लोकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। कैंडिडेट की अपनी इमेज असर डालती है, कई फैक्टर से जुड़ जाते हैं। तो बिहार ही नहीं, कई स्टेट्स में इस तरह की स्थिति आती है जहाँ की अलायंस मजबूत होते हैं। और बिहार में तो चूँकि बहुत ज़्यादा सामाजिक समीकरण काम करते हैं, वहाँ पे अदर स्टेट्स की तुलना में जाति पर मतदान बहुत होता है। हालांकि अब वो चीज़ें टूट रही हैं, खासकर महिलाओं ने मतदान में आगे आकर के उन चीज़ों को तोड़ा है। तो क्लोज कॉन्टेस्ट की स्थिति में आखिर तक आप नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी के पक्ष में, किस अलायंस के पक्ष में नतीजा जाएगा जी। और चूंकि पोस्टल बैलेट होता है, उससे प्रक्रिया खोलने की लंबी होती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए ईवीएम के रुझान आने से पहले पोस्टल बैलेट के आधार पर हमको कोई आंकड़ा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ईवीएम ही असली रुझान होगा। पोस्टल बैलेट तो बिहार में अदर स्टेट की तुलना में कम ही होता है, क्योंकि वहाँ के जो आर्मी बहराम में लोग उतने ज़्यादा नहीं, जितनी उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में होते उतने नहीं होते जो कि पोस्टल बैलेट करते हैं। तो अभी जब ईवीएम के नतीजे शुरू होंगे 9 बजे के आसपास से, तब असली पिक्चर सामने आएगी कि कौन सा अलायंस आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जो अभी तक एग्जिट पोल के अनुमान है और जो माहौल है, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं महागठबंधन से आगे रह सकता है। 52 सीटों के रुझान आ गए हैं, जो भी पोस्टल बैलेट के रुझान चल रहे हैं। एनडीए 31 सीटों पर, जबकि महागठबंधन 22 सीटों पर आगे चल रहा है। तो करीब करीब ये 53 सीटें हैं जिनके रुझान आ गए और बस कुछ ही पलों में अब जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू होगी। एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू है रोशन जी, वो ये है कि पहली बार 6 अलग अलग देशों के 16 डेलीगेट्स आए जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर रखी, इसको देखा, समझा। इनमें साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया है, जिन्होंने पूरी पोल प्रोसीडिंग को देखा है, इसकी तारीफ की है और कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन है ये इंटरनेशनली। बिल्कुल। देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है और दूसरे देशों के इलेक्शन कमीशन है, उनके बीच में एक अलायंस होता है। तो जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो उन देशों को आमंत्रित करते हैं कि देखिए हम कैसे अपना प्रोसेस कर रहे हैं। और आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और कश्मीर में चुनाव हुआ था, उस वक्त यूएनओ के लोग तक आए थे देखने के लिए कि कश्मीर में कैसा चुनाव हो रहा है, जहां इतना भयानक आतंकवाद था और कितने अच्छे स्मूथली चुनाव हुए थे। उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। और यहाँ ऐसे ही हर स्टेट में आते हैं, लेकिन इसमें बिहार में ज़्यादा लोग आए, क्योंकि बिहार में जो एक SIR हुआ था, ऊपर से कि जो राजनीतिक तौर पर बिहार के लोग बहुत ही सजग हैं। तो इसलिए इस चुनाव को देखा जाए, और इतने सारे देशों के लोग आए, उन्होंने देखा, बड़ी तारीफ की। हम जगह जगह उनके बयान सुनते थे, देखते थे कि जितना स्मूथली, जितना लोग शोर मचाते थे कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होगी, गुंडागर्दी होगी, गोलियां चलेंगी, लेकिन देखिए एक केवल पूरे चुनाव में आपने देखा होगा एक FIR हुई है एक नेता के खिलाफ। इतना स्मूथली चुनाव हुआ है। तो ये तो हम जब छोटे थे सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो रही, कोई भी नेता जाता था और वो डंडा लेके यार अपने लोगों को वहाँ वोट डालता था, वो चीज़ें खत्म हो गई। कितनी स्मूथली चुनाव हुआ है। तो ये विदेशों को दिखाना कि हमारे देश में हमारी चुनाव प्रक्रिया कितनी मजबूत है, हमारा लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है, ये दिखाने के लिए। बिल्कुल। रितेश जी, यही चीज़ दूसरे तरीके से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आपने नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, सीमांचल, मगध, भोजपुर, अलग अलग बेल्ट को काफ़ी करीबी से कवर किया। आपने बताया कि बहुत सी महिलाओं ने आपसे शेयर किया कि पहले तो हम वोट डालने ही नहीं निकलते, लेकिन अब वो माहौल है कि आप निकल सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपने जो अलग अलग इलाकों पे कवरेज की, जो वोटर्स के दिमाग में था, चाहे वो मुद्दे रहे हों,
चाहे वो उनकी उनका एक कॉन्फिडेंस रहा हो वोट करने के दौरान, वो किस तरीके से आपने उसको समझा है? अर्बन बेल्ट की बात करें, जॉब, ट्रैफिक की समस्या, या फिर जो रूरल बेल्ट की बात करें जहाँ पे माइग्रेशन एक बड़ा इशूज़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से इशू रहा है, लेकिन क्या लोगों में अब चीज़ें बदली हैं? अब जैसे जाती है, चूंकि बिहार में सबसे ज़्यादा गहरी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन अब वो विकास के एजेंडे पर वोट कर रहे हैं और टर्नआउट भी कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है। रितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। आ रही आवाज जी हाँ, देखिए अलग अलग सेगमेंट की अगर बात की जाए तो बात करेंगे हम 18, 19 या 20 वर्ष के जो युवा हैं, वो उनसे जब हम लोगों ने बातचीत किया तो कुछ लोगों ने जो एक विशेष वर्ग के समर्थक हैं या विशेष पार्टी के समर्थक जो नजर आए, उनका कहना था कि उनके बीच में एक नैरेटिव हुआ कि भाई मैंने 20 वर्षों तक ऐसा कुछ नहीं देखा है कि कहीं बिहार में कोई अपराध का गढ़ हुआ करता था, जंगल राज हुआ करता था, लेकिन इस बीच में जो एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हमको देखने को मिला, या फिर वो जो बच्चे बोलते हैं, लड़कियां 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां बोल रही थी, भाई हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है, हमारे स्कूलों में इतनी सारी सुविधाएं हैं, वो उन सब चीजों को देखते हुए वो वोट करने को लेकर के आतुर दिखाई दी। उसके बाद अगर आप आते हैं 25 साल से 30 साल या 35 साल के जो वोटर्स नजर आए, उनमें जॉब को लेकर के एक कहीं कहीं इनसिक्योरिटी दिखाई दी, लेकिन उन्हें ये इस बात की भी उम्मीद दिखाई दे रही थी कि भाई अभी जो जितना वैकेंसी निकल रहा है या जितनी उम्मीदें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति जो एक भरोसा वाला जो सिस्टम हमको देखने को मिला, भाई मुझे भरोसा है, वो बोले हैं तो कर देंगे, इस तरह की चीजें। हालांकि दोनों पक्ष वाला भी था, विपक्ष वाले भी थे। उनका कहना था कि भाई, विपक्ष वालों का कहना था कि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है, पलायन का मुद्दा एक बार उठता रहा कि भाई बहुत पलायन हो रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ये सब चर्चाएं लोगों के जहन में डाली गई। लेकिन 40 के बाद का जो वोटर दिखाई दिया, 40, 45, 50 उसके ऊपर वालों का, तो उसमें तो हर लोग बहुत वोकल हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जानकार होते हैं, बड़े वोकल होते हैं। आप कहीं भी चौक चौराहे पर बैठ जाइएगा तो आपको वो बोलने वाले, बात करने वाले, हंसी मजाक भी राजनीति में ही होती है। मतलब वो उनके लिए वो जीवनचर्या बना हुआ है। इन जगहों पे बहुत अच्छा बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के हर जगह इस बात का चर्चा है। और उसके बाद अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी चर्चा है, सड़क की चर्चा जबरदस्त है। हर जगह बोला जाता था कि बिहार गड्ढे में बिहार, अब सड़कों में भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल रितेश जी, इसी को थोड़ा और समझते हैं यूथ के नज़रिए से। रोशन जी, जो यंग वोटर है या जो फर्स्ट टाइम वोटर रहा बिहार में, उसने बड़ी संख्या में जो हिस्सा लिया, क्या वजह है? क्या वो शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस पर वोट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स को ध्यान में रख रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि यूथ पे इतना आगे दिखाई दिया इस बार? देखिए, एक तो सबसे अच्छा जो काम किया वो इलेक्शन कमीशन ने किया। उन्होंने जब SIR कर रहे थे तो उन्होंने डाटा ले लिया कि जो बच्चे नवंबर में 18 साल के हो रहे हैं उनको वोटर बना दिया। तो डाटा आपने पिछले 2-3 महीनों से, 6 महीनों से आपने डाटा ले लिया, तो उनमें उत्साह था कि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। दूसरा, मेरे ऑफिस में कुछ बिहार के हमारे साथी हैं, वो जब चर्चा करते हैं बिहार के, और वो उस दौरान जब लालू राज था बिहार में, उस दौरान वो बिहार से उन्होंने माइग्रेट किया, तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये बता के गए हैं कि किसी को भी वोट डालना, लेकिन लालू परिवार को मत डालना, क्योंकि दोबारा जंगल राज की वापसी हो जाएगी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बताया जा रहा है कि बिहार का क्या राज था उस वक्त, कैसे लोग अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। तो उन बच्चों ने वो जो अपने माँ बाप की शिक्षा थी उसका भी ध्यान रखा कि हमें कहीं दोबारा से बिहार में वही एक बुरा दौर शुरू हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। और उत्साह था ही। और फिर दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा कि ये कम से कम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। माइग्रेशन की जहाँ तक बात है, पलायन को कोई नहीं रोक सकता है। ये शाश्वत सत्य है कि हर आदमी प्रोग्रेस के लिए दूसरी जगह जाता है। वो अच्छे अपने प्रोग्रेस के लिए, हमारे देश में जो अच्छे पढ़ लिख गए वो अमेरिका जाते हैं, जो गाँव में चले गए वो दिल्ली आते हैं। तो माइग्रेशन को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग अपने गाँव में ही रहे,
वो थोड़ा सा पिछड़ गए, तो इसलिए लोग गाँवों से बाहर आना चाहते हैं। तो इसलिए ये चुनावी मुद्दा जरूर बनता है, लेकिन माइग्रेशन कभी रुक नहीं सकता कभी भी। ये कि परसेंटेज में फर्क हो सकता है कि कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन वो रहेगा। और इसीलिए कि हमारा भविष्य अच्छा हो, इसलिए जो फर्स्ट टाइमर वोटर है उनसे ज़्यादा। और रामनारायण जी, क्योंकि बिहार में कहा जाता है जितने भी रीजन्स हैं, वो सीमांचल की बात कर लीजिए, आप कोसी की बात कर लीजिए, मगध, पटना बेल्ट, कि बिहार के अंदर ही अलग अलग चुनाव होते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं, जो एक तरह से टर्नआउट कहाँ किस रीजन में आप सबसे बड़ा जम देख रहे हैं, और एक तरह से क्या इसके पीछे लोकल फैक्टर्स भी अलग रहे हैं? अलग अलग रीजन वाइज समझे तो क्या बिहार एक जैसा है? देखिए, बिहार की डेमोग्राफी इसके लिए समझनी पड़ेगी। सीमांचल में सबसे ज़्यादा घुसपैठ की समस्या देखी गई है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर कई क्षेत्र में असेंबली सेगमेंट में 60% तक मुस्लिम आबादी है। बाकी बिहार में उतनी आबादी नहीं है। जो एक जनरल ट्रेंड देखा गया कि मुस्लिम मतदान होता है वो एक तरफा होता है, मैक्सिमम 90% एक तरफा होता है। वो किस पक्ष में जाएगा अलग चीज़ होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि सभी लोग जानते हैं किधर जाता है वो आमतौर पर। लेकिन दूसरे अंचल बिहार के हैं, भोजपुर अंचल है आपका कोसी अंचल है, आपका मगध वाला एरिया है, और आपका उत्तर बिहार है, साउथ बिहार है, चंपारण वाला एरिया है। तो हर क्षेत्र के अपने जातीय सामाजिक समीकरण बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसको देखते हुए जहाँ पर जो जातियाँ जिनका नेतृत्व जिनके हाथ में होता है वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जो अगड़ी जातियाँ हैं वो आरजेडी को सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दशक पहले की जो स्थितियाँ थी उनको झेला है, तो वो उनके साथ नहीं जाती हैं। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, एम्बाई जो फैक्टर है वहाँ का, मुस्लिम यादव, वो आरजेडी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ जहाँ एम्बाई फैक्टर होगा वहाँ पर आरजेडी अपना स्ट्रांग होल्ड मानती है, और जहाँ वो समीकरण कमजोर होता है वहाँ पर एनडीए मानता है। अभी भी जो रुझान देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रीय रुझान देख रहे हैं, उसमें भी यह अंतर साफ दिख रहा है कहाँ पर कौन आगे चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में देखा है कि समीकरण कई क्षेत्रों में टूटे भी हैं। खासकर जब उन्होंने महिलाओं को जीविका दीदी वगैरह कई योजनाएं चलाई हैं, उनको आगे लाया है, तो ये चीज़ें पीछे रही हैं। लेकिन अभी भी हमको बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। और बिहार की जो क्षेत्रीयता है, वहाँ की आप बोली में भी देखेंगे, वहाँ की रीति रिवाज में भी देखेंगे, और वहाँ के जो पॉलिटिकल पैटर्न उसमें भी देखेंगे, तो उसका असर दिखता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में अभी भी एक राजनीतिक जो सक्रियता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो सारे देश की तुलना में ज़्यादा दिखती है। इसलिए वहाँ का मतदाता अगर कोई मतदान करता है तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए संकेत सूचक होता है कि किस तरफ राजनीतिक धारा जा रही है। जी बिल्कुल। रितेश जी, आपने अपने कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उन्होंने इस बार जो वोट कास्ट किया है, अगर आपने उनसे बात की तो क्या समझ में आया कि वो क्या सिर्फ सैलरी और नौकरी के मुद्दे पर जो युवा हैं या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं, या उनके मन में चूंकि बिहार में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो जाति पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठकर जो विकास की धारा है जो बह रही है, प्रधानमंत्री ने भी लगातार कहा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट ज़रूर कास्ट करें और इस राजनीतिक लोकतंत्र की सुंदर प्रक्रिया में हिस्सा बने। उन लोगों के मन में किस तरह के मुद्दे थे, क्योंकि वो नए विचार वाले हैं, नए लोग हैं, कैसे वो देखते हैं अपने बिहार को? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स या उस तरह के युवान की बात करें जो वोट करना चाहते हैं, वो लोग बहुत एग्रेसिवली वो इंटरेस्टेड थे कि भाई हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हम वोट करने जाएंगे और जरूर वोट करेंगे। फिर हम लोगों ने भी कई बार पूछा कि भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है, आप लोगों का मुद्दा क्या है, क्या आपने बिहार को कितना जाना है। तो कई वोटर्स जो हैं वो लोग ये चर्चा करते दिखे, जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि मुझे बदलाव करना है, लेकिन उनसे ज्यादा कई ऐसे वोटर हमें दिखाई दिए कि हमने अपने पिताजी से सुना है कि ऐसा हुआ था बिहार, ऐसा होता था बिहार। हम और ये सिर्फ एक विशेष जाति विशेष के लोगों की बात हम नहीं करेंगे, सवर्ण समाज की लोग बच्चों ने भी खुलकर बोला कि भैया हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में बिहार जैसा अभी चल रहा है इससे भी बेहतर हो, इसके पीछे वाला बिहार न आ जाए। उसके बाद कई ऐसे वोटर्स मिले जो एजुकेशन को लेकर के बड़े खुश हैं, क्योंकि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है। मतलब ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दिया बच्चों में कि हाँ, अब सरकारी विद्यालय की भी स्थिति अच्छी है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है।
तो पलायन एक नौकरी करने वालों का ही नहीं होता था, पलायन विद्यार्थियों का भी होता था। जो समृद्ध परिवार के बच्चे होते थे वो अक्सर चले जाया करते थे, मध्य प्रदेश चले जाते थे, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, यहाँ पर इंजीनियरिंग करने या मेडिकल करने के लिए चले जाते थे, पॉलिटेक्निक करने के लिए भी। जी, शिक्षा उनके लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। यहाँ पे एक बार रुझान भी बता देते हैं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर 116 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं। बीजेपी जो है वो 39 सीटों पर आगे। अगर जेडीयू की बात करें तो 22, एलजेपी 1, कांग्रेस 8, आरजेडी 38, जेएसपी 4 और अदर्स 4। तो ये अभी फिलहाल रुझान है। रुझान के बाद जब कुल मिलाकर देखें तो एनडीए के खाते में 65 सीटें और महागठबंधन के खाते में 50 सीटें शुरुआती रुझानों के मुताबिक जाती दिख रही है। और ईवीएम की जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो चुकी है, यानी अब तेजी से नतीजे और रुझान हमें और तेजी से आते दिखाई देंगे। रितेश जी, एक और चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, बहुत संक्षेप में अगर आप बताएं कि जब हम अर्बन और रूरल डिवाइड की बात करते हैं और खासकर बिहार में जब देखें तो जो रूरल पॉकेट्स हैं वहाँ आपने क्या समझा है? जो लास्ट माइल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, भले ही हेल्थ कैंप्स हो, राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या इन सब चीज़ों ने या फिर जितनी तमाम तरह की योजनाएं हैं उनकी लास्ट माइल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से क्या जो उसने एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या जो माइक्रो इंटरवेंशंस है, इनकी वजह से क्या जो नागरिक है वहां उनका ट्रस्ट बढ़ा है? क्या असर देखा गया है इसका? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात अगर करेंगे ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़े 3-4 मुद्दे जो मुझे दिखाई दिया। एक तो सबसे पहला सड़क। जैसे ही कोई बात होती थी, ये आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, तो भैया गली गली में सड़क दे दिया है, अलग अलग अपनी अपनी भाषा में, कोई अंगिका में, कोई मगही में, कोई भोजपुरी में, अपने अपने भाषा में, हर जगह में ये एक हर जगह बोला गया कि हमारे यहाँ पहले सड़क नहीं थी, हमारे घर पर मोटरसाइकिल तक नहीं आ पाती थी, अब तो यहाँ पर कार आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा दिखा वो दिखा सुरक्षा। यहाँ इस चौराहे पे हमसे बिना छुट्टी हो जाती थी, उस चौराहे पे हमसे छीन लिया जाता था, मेरा टिफिन बॉक्स छीन लेते थे, मेरे कपड़े उतरवा देते थे, इस तरह की चीजें आती थी। और तीसरा जो एक मुद्दा था पलायन और रोजगार का, ये महिलाओं में जबरदस्त देखने को मिला। जो महिलाएं कभी शहर नहीं देख रही थी, शहरों में नहीं जा पाती थी, वो लोगों के साथ मिलकर उनकी चर्चा कर रहे हैं। विशेष तौर पर जीविका दीदियों में बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जो हर एक जगह पे जा जाके महिलाओं के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसीलिए महिलाओं का बहुत अच्छा आपको वोटिंग टर्नआउट भी दिखा कि उनको जागरूक करने के लिए महिलाएं ही थी। सिर्फ ऐसा नहीं है सरकार की कोशिश रही, ये महिलाओं ने भी महिलाओं को जागरूक कर करके वोटिंग के लिए बाहर निकाला। ये बड़ा मुद्दा हुई सड़क, सुरक्षा और शिक्षा। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमको दिखा, जो ग्रामीण स्तर पर जो कभी पढ़ नहीं पाते थे, जो सोचते थे कि भाई हम बाहर जाके इंजीनियरिंग कर पाएंगे कि नहीं, पॉलिटेक्निक कर पाएंगे कि नहीं, अब उनको उन्हीं के जिले में वो चीजें देखने को मिलने लगी। हाँ, ठीक है। तो उनको लगा कि अब हम भी इन जगहों पे जा सकते हैं, मेरा बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, हम भी इंजीनियर बन सकते हैं। युवा ये सोच रहा है। और रोजगार को लेकर, रुझानों को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट दे दें। एनडीए के खाते में 68 और महागठबंधन के खाते में 51 सीटें फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और रोशनलाल गौर जी, हम देख रहे हैं रुझान लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं इन दो बड़े गठबंधन की बात करूं, एनडीए और महागठबंधन, इस बार जिस तरह की चुनावी कैंपेनिंग रही है, जिस तरह के इश्यूज उठाए गए हैं, क्या लगता है कितना मतदाताओं को पर वो असर कर पाए हैं? और जो बड़ी चीज़ें इस बार आपने कैंपेनिंग में देखी, मैं चाहूँगी उसका भी जिक्र करें आज। देखिए, जो रुझान है, रुझान में एक चीज़ क्लियर दिख रही है हमको साफ साफ कि बीजेपी और जेडीयू बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो एलजेपी है, तो ये बीजेपी का जो एनडीए का गठबंधन है वो सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो महागठबंधन है उसमें केवल आरजेडी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बाकी उनके जो घटक दल हैं वो अच्छा नहीं कर पा रही। कांग्रेस हो चाहे उनके साथ वीआईपी है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे। जीएसपी का जो हम कह रहे थे कि पीके की पार्टी है, उसको लग रहा था कि शायद उनको कोई सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो शुरुआती रुझान में उनको 4 सीटों पर वो आगे दिख रहे। तो ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में अंदाजा लगाया गया था लगभग वही हम चल रहे हैं। जहां तक मुद्दों की बात आपने की कि चुनाव का क्या मुद्दे रहे, इस बार जो हमने देखा कि कोई एक बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं था कि जो सेंट्रल स्टेज पर रहा हो, जो पूरे बिहार में चर्चा में रहा हो कि इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, वो नहीं था। बस वो पॉकेट वाइज था
कि कहीं विकास पर मुद्दा था, कहीं कुछ कुछ जातीय आधार पर मुद्दा था। जैसे रामनारायण जी ने बात की सीमांचल की, तो सीमांचल का जो दूसरे चरण में चुनाव हुआ उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि किशनगंज में अकेला 76% वोटिंग हुई। और ऐसे ही जो फर्स्ट फेज में हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में करीबन सबसे ज़्यादा वहाँ वोटिंग हुई थी, करीबन 71%। तो कुछ इलाके इसलिए हुए कि वहाँ थोड़ा सा जात का असर था कि कहीं कहीं लोग यादव लोग ज़्यादा हैं तो उन्होंने एक तरफा वोट किया, या कहीं दूसरी जाति के लोग हैं, इस तरह से कुछ कुछ हुआ। लेकिन एक पूरा बिहार की हम चर्चा करें तो एक कहीं मुद्दा नहीं रहा। विकास पर इस बार अच्छी बात हुई, और ये भी मुझे तब भी अच्छा लगा कि जब तेजस्वी यादव ने विकास की बात की कि हम सरकार में आएंगे तो हम सड़कें बनाएंगे, हम कॉलेज खोलेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगा कि इस बार का जो चुनाव था वो जातीय आधार के बजाय डेवलपमेंट पर रहा। ये बहुत अच्छी बात है। यानी असल मुद्दे जिनकी गूंज सुनाई देनी चाहिए वो इस बार बिहार में सुनाई दी। तो रामनारायण जी क्या समझे, चाहे वो पैटर्न की बात करें या वोटर टर्नआउट की बात करें इस बार बिहार में, क्या आपको लग रहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी उसका कुछ सिग्निफिकेंस है? क्या जो अब बिहार का वर्डिक्ट है उसके लार्जर जो नेशनल नैरेटिव्स होंगे उन्हें भी समझा जाए, वो वोटिंग पैटर्न को लेकर भी हम कहें या फिर नतीजों के लिहाज से भी? देखिए, बिहार के नतीजे रुझान जो अभी दिख रहे हैं सामने, उसमें साफ है कि बिहार में अलायंस की जो राजनीति है उस पर साफ है कि एनडीए का अलायंस जो अभी भी बिहार में जो आगे चल रहा है वो पूरे देश में यही स्थिति बन रही है। कुछ पॉकेट से छोड़ दिया जाए, उसमें मेजर पार्ट है बीजेपी खुद जो लीड कर रही है, आगे चल रही है। दूसरी तरफ जैसे बिहार में महागठबंधन है, मेजर पार्टी उनकी है अपना आरजेडी, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बाकी उनके सहयोगी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी परफॉर्म कर रही है, साथ में सहयोगी जेडीयू परफॉर्म कर रही है। तो जब अलायंस में सभी पार्टनर अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी अलायंस पार्टनर के लेकर के जो एक लार्जर जो गठबंधन होता है वो आगे बढ़ता है और लीड करता है। तो गठबंधन की राजनीति को देखा जाए, जिसको लेकर के महागठबंधन बना करके देश भर में जो इंडिया अलायंस बनाया, उससे बीजेपी एनडीए को जो चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है वो उतना ज़्यादा प्रभावी होता नहीं दिखेगा, क्योंकि महागठबंधन के या जो इंडिया अलायंस है उसके पार्टनर मेजर पार्टी के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का जो अपना अलायंस है उसमें बीजेपी खुद परफॉर्म करती है, उनके एलआई परफॉर्म करते हैं। तो बिहार में भी देख रहा है और देश के लिए ट्रेंड है, संकेत मिलते साफ, और पहले भी देखा गया है। तो केवल बिहार नहीं, पूरे देश के लिए ट्रेंड है कि अलायंस पॉलिटिक्स में भी बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ती है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, अलायंस लेवल पर हो। ठीक है। और रितेश जी, ग्राउंड पे बिहार में से कैसे समझे, जो रामनारायण जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है ये अलायंस पॉलिटिक्स को लेकर, इसको जनता कैसे देखती है बिहार के अंदर खासकर? ये हम लोग जब भी गए ग्राउंड पे तो जैसे नेताओं की चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, लेकिन ग्राउंड पे अदर देन अगर कांग्रेस का जहां पर सीट नहीं है अलायंस में, राहुल गांधी की चर्चा लोग नहीं करते थे, सुनाई देती। क्या कांग्रेस की कहीं से चर्चा वैसा हमको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इस लिहाज से जो इन्होंने अभी तुरंत बताया भाई साहब ने कि मतलब इनका अलायंस जो है ये इस तरीके से, और दूसरा जो अभी बिहार में चला भी ना कि इतना विवाद हुआ इनके गठबंधन में कि लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस राजद को धोखा दे रहा है, कहीं सहनी जी तो धोखा नहीं दे रहे हैं, या सहनी जी का फिर रूठ जाना, इनका मनाते रहना, उसके बाद एक जगह पे ये भी खड़ा कर रहे हैं, दूसरे जगह पे दूसरा भी पार्टी खड़ा कर रहा है, मतलब राजद भी वही खड़ा कर रहा है, माले भी खड़ा कर रहा है। इस तरीके से जो है ना वो लोगों में लगा कि अरे यार ये लोग तो खुद ही टूटे हुए हैं, ये हमारा क्या भला करेंगे, खुद का स्थिति नहीं। ये तो ग्राउंड से भी मुझे सुनने को मिला, जो इनके घर का जो समस्या था वो भी ग्राउंड में सुनने को मिला कि अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे। तो इस तरह की चीजें ये ग्राउंड पर हैं। लोगों को इनके अलायंस पर भरोसा नहीं दिखा ज्यादातर। हालांकि मधेपुरा जो क्षेत्र हम जो उसी गढ़ में गए थे समझने के लिए, तो वहां पर भी बड़ा एक आश्चर्यजनक चीजें दिखाई दी कि महिलाएं जो उस विशेष वर्ग की हैं, जो विशेष तौर पर राजद के एमवाई समीकरण के अनुसार फिट बैठता है, उनकी महिलाएं भी तो वो एमवाई समीकरण में नहीं जा रही है। तो ये पूरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत हद तक ये चीज हमको जमीन पर भी देखने को। जी बिल्कुल। रोशनलाल गौर जी, अगर हम पहली फेज की बात करें 121 सीटें, टर्नआउट लगभग 65% रहा, और दूसरे फेज 122 सीटें लगभग 69 के आसपास जो वोटर टर्नआउट रहा। तो फेज वाइज टर्नआउट में ये फ़र्क आपके अनुभव में किसी खास रीज़न या इशू पैटर्न की ओर इशारा करता है? बिल्कुल, दो चीज़ें हुई। एक तो
बिहार में ओवरऑल वोट परसेंटेज बढ़ा, 65 हुआ और फिर आपने जैसे 69। लेकिन जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ उससे एक दिन पहले दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था और उससे जो लोगों की भावनाएं आहत हुई कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश में बम विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, उसका सीधे सीधे असर हमें बिहार के चुनाव में देखने को मिला। और जैसे सीमांचल में आपने देखा कि वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, तो वो फिर ध्रुवीकरण हुआ सीधे सीधे। तो जितनी 122 सीटें बची हुई थी उन सब में ध्रुवीकरण हुआ। और अब हमें अभी चुनाव परिणाम भी देखने को मिलेंगे क्योंकि जो एग्जिट पोल हुए, उन्होंने एग्जिट पोल में क्या होता है कि वो कुछ दिन पहले ही कर लेते हैं। वो बताते हैं कि हमने एग्जिट पोल तो चुनाव के मतगणना के बाद किया, लेकिन एक्चुअल वो पहले कर लेते। उन्होंने दिल्ली बम विस्फोट की घटना के बाद को कंसिडर ही नहीं किया। अभी आप इसका असर, अभी जब चुनाव परिणाम आएंगे 10 बजे के बाद, तो आपको पता लगेगा कि उसका कितना असर हुआ। तो ये दो कारण रहे, एक तो लोगों का जागरूक होना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलना वोट डालने के लिए कि बिहार की जो सरकार है या बिहार में जो वो दौर था जो जंगल राज का, वो दोबारा न लौट आए। उसके कारण जो बिहार में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके कारण जो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने स्कीमें निकाली, रोजगार योजना, उद्यमी योजना, या जीवन योजनाएं, उसके कारण जो महिलाएं सड़कों पर आई हैं उसका कारण, और दूसरा दिल्ली में जो आतंकी घटना घटी इसके कारण से ये जी बिल्कुल। और जो लगातार रुझान आ रहे हैं, एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं। एनडीए 79 सीट और महागठबंधन 55 सीट पर आगे फिलहाल अभी तक के रुझानों में। रामनारायण जी, अब 2020 के चुनाव से अगर बात करें, टर्नआउट की अगर हम बात करें, तो उस समय 57% वोटिंग, और इस बार हम देख रहे हैं कि 67, लगभग 10% का ये उछाल। तो इसे आप कैसे देखते हैं, इस जंप को? ऐसा क्या बदला चुनाव आयोग की जो कैंपेनिंग थी लगातार, या फिर यूथ ड्रिवन पॉलिटिक्स, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स, या अब वोटर सच में इतना जागरूक है, उसे पता है कि उसका वोट कितना कीमती है और किसी भी तरह से वो उसे ज़ाया नहीं कर सकता, उसे वोट डालना ही है और अपनी पसंद की सरकार को चुनना ही है? देखिए, आपने जो जागरूकता है, आपने जिन पॉइंट्स का उल्लेख किया वो सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। एक क्षेत्र से नहीं, समग्र रूप से देखा जाएगा तो न केवल मतदाता जागरूक हुआ है, वहाँ पर जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, सरकार ने जो प्रयास किए महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए उनके प्रयास हैं। युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और पूरे देश का जो ट्रेंड चल रहा था उसका असर भी बिहार पर देखा हुआ है। और बिहार में देखा कि कहीं ना कहीं लोग इस बात से भी चिंतित रहे हैं कि पुराने बिहार की स्थिति बिहार में वापस न लौटे। वो नहीं चाहते हैं कि 2 दशक पुराना बिहार फिर से खड़ा हो, जिसमें उनके बच्चों को पलायन करना पड़ता था, खुद को पलायन करना पड़ता था, जहां कुछ मार्शल जो कौम हैं वो आगे आकर के दबंगई से रंगदारी व्यवस्था चलाती थी, पैरेलल सरकार चलती थी और कहीं भी आपको लूट लिया जाता था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही लोग बाहर निकल पाते थे, रात के अंधेरे में कौन क्या कर रहा है समझ नहीं आता था। तो वो सारी स्थितियाँ जिन लोगों ने देखी हैं, जो 45+ के लोग हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को झेला ही है, लेकिन उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को जो बताया है, जो आपको दिखने को पढ़ने को मिलता है, उसका भी असर पड़ा है। तो समग्र रूप से देखा जाए, विकास का एक नया मॉडल पिछले 2 दशक में देखने को मिला है। उससे नई पीढ़ी प्रभावित हुई है। वो देख रही है कि बिहार में क्यों इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में क्यों जॉब्स नहीं हैं, तो वो चाहती है बदलाव। जब दूसरे देशों की सरकारें अच्छा बदलाव कर रही हैं, वहाँ की लीडरशिप अच्छा लेके आ रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? तो वो उन ताकतों को नहीं लाना चाहता है जो बिहार के विकास को अवरुद्ध करती हों, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर चलती हों। इसलिए युवाओं में जो बदलाव की बात है, युवा उधर देख रहे हैं, महिलाएं सशक्तिकरण देख रही हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, तो वो चाहती हैं शराबबंदी कायम रहे, तो उसकी तरफ महिलाएं जाती हैं। महिलाओं को जो आर्थिक रूप से मजबूती मिली है, जीविका दीदी वाला पैसा मिला है, तो वो सब चीज़ें देख रही हैं। ड्रोन दीदी वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है, बहुत सारी चीज़, महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। और बिहार में जो राजनीतिक चेतना है, जो अलायंस को लेकर के जो बीजेपी अलायंस ने अब सही दलों को जोड़ा है, सर वहाँ के जो जातीय समीकरणों को भी जोड़ा हुआ और समझा के राजनीतिक स्थितियाँ अलग होती हैं, उनको भी देखा हुआ है। उसकी तुलना में महागठबंधन वो प्रयास नहीं कर पाया है। तो वोटर टर्नआउट बढ़ने के साथ जो राजनीतिक गठबंधन है, उनका भी एक असर पड़ता है वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने में। तो जो बीजेपी वाला अलायंस था, उसने लोगों को कहा, देखिए हम न केवल बिहार में सरकार को चलाएंगे बल्कि बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे, तो उसका टर्नआउट पे असर पड़ा है। तो रितेश जी, इसे हम कैसे समझे, क्योंकि एक तरह से हमने देखा कि तमाम जो संकेत निकल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस बेस्ड वोटिंग बिहार में होगी? क्या अब इस तरह से एक तरह से इसको एक
बदलाव का चुनाव माना जाए नजरिए को लेकर, कि लोगों के नजरिए में अब बदलाव आ रहा है बिहार के अंदर? क्योंकि आपने जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, आपने बहुत सारी चीजों पर बहुत गहराई से देखा समझा है बिहार के अंदर चीजों को। एक तरफ हम देखते हैं जो माइग्रेशन का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितना अच्छा दिमाग बिहार के पास है। जब आईएएस जैसे एग्जाम्स की बात होती है तब हम देखते हैं बिहार का परफॉर्मेंस, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम देखते हैं बिहार का परफॉर्मेंस, यानी बहुत बड़ा कंट्रास्ट बिहार में लगातार देखने को मिला है। तो एक तरह से क्या समझे कि जो मानसिकता का बदलाव है उससे एक मैं कहूँ आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा? रितेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये नजरिए के हिसाब से कितना बड़ा बदलाव? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बिहार के लोग बड़े इस तरीके से आईपीएस, आईएएस या आईआईटीएन इस तरह के एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं। बिहार के लोग बड़े शिक्षित हैं इसमें, और खास करके वैचारिक रूप से शिक्षित हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। और जहां तक रही बात रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात होती है, शराबबंदी की बात होती है। अभी भाई साहब ने बताया कि शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के जबरदस्त महिलाओं में एकदम रुझान है कि बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि इस पर यह भी रिएक्शन आता है कि भाई शराबबंदी तो हो, किसी न किसी रूप से इलीगल वे में चल ही रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, ये लोगों का भी कहना है। कुछ लोगों का कहना हमको दिखा, जो धरातल पर दिखा, कि भाई अफसरशाही को लेकर के ये लोग चर्चा करते नजर आए ग्राउंड पर। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन विषयों को लेकर के वो अपना, जिनको चुनना चाहते हैं उन्हें वो बदल देंगे? यानी नीतीश कुमार को वो वोट देते आए थे, लेकिन अफसरशाही बढ़ गई है, शराबबंदी इलीगल चल रहा है, तो क्या वो अब नीतीश कुमार को नहीं चुनेंगे? तो यहाँ पर वो फिर से वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। भैया ऐसा है ना, शराबबंदी हो चाहे नहीं हो, नीतीश कुमार ने विकास किया और वो ग्राउंड पे दिख रहा है। चाहे वो आप पुल पुलिया की बात करें, गांव तक सड़कों को पहुंचाने की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। अब रही बात भाई शराबबंदी में लोग पकड़े तो जा ही रहे हैं, अफसरशाही को लेकर के भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन सरकार नहीं बदलनी चाहिए। जो इन चीजों के लिए पहले वोट दिए हैं वो फिर से वही वोट दे रहे हैं उनको, उनका इन सब चीजों की वजह से वो लोग, ऐसा नहीं कि हम बदल देंगे अपने लोगों को। रही बात महिलाओं की और पलायन और रोजगार को लेकर के, तो रोजगार को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जो कोरोना के बाद, विशेषकर हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद बिहार की ओर रुख करने वाले ऐसे कई लोग हमको नजर आए, जो दिखे कि भाई मैं दिल्ली रहता था, मैं बेंगलोर रहता था, मैं पुणे रहता था, अब मैं यहाँ आकर के रोजगार कर रहा हूँ। तो ये भी अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से मिला, तो ये भी एक उनके लिए, मतलब वर्तमान सरकार के लिए फेवर में जा रहा है, और ये लोग खुल करके वोटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपको जो शुरुआती रुझान है बता दें। एनडीए 82 और महागठबंधन 57, तो एनडीए 83 अब हो गया है, महागठबंधन 57। लगातार हम देख रहे हैं एनडीए की सीटें रुझानों में आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ये कई एग्जिट पोल को पूरी तरह से चरितार्थ करने की दिशा में। आपसे जरा रोशन जी, में जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें हैं उसके गणित को समझना चाहूँगी। हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर हर राउंड के बाद लीड कभी आगे बढ़ती है, कभी नीचे होती है, मतलब सी सॉ का जो ये खेल होता है वो लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है। तो क्या ये इलाके ज़्यादा पॉलिटिकली कॉम्पिटिटिव होते हैं या सोशल और इशू बेस्ड डिवाइड यहाँ बहुत फाइनली बैलेंस्ड होते हैं? क्या खास होता है इन सीटों पर कि लास्ट मोमेंट तक पिक्चर क्लियर नहीं होती? बिल्कुल, देखिए, एक तो बिहार की जनता बहुत जागरूक है, जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। और बिहार में चाहे आप गांव में चले जाएं, चाहे शहर में चले जाएं, आप चाय के टपरी पर चले जाएं, आपको राजनीतिक चर्चा जरूर मिलेगी। तो राजनीतिक तौर पर बिहार के लोग बहुत ही सजग होते हैं, बहुत जागरूक होते हैं। वो कहाँ वोट डाल रहे हैं, क्यों वोट डाल रहे हैं, कौन नेता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका जो चरित्र है, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सब लोगों के पास होता है। तो इसलिए वो जो वोट डालते हैं वो नपे तुले अंदाज में डालते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि 1000 वोट, 1200 वोट, 1500 वोटों से भी कभी कभी जीत हार का अंतर होता है। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, जिस पे हम अभी चर्चा नहीं कर पाए, हमें चर्चा इस पर जरूर करनी चाहिए कि नीतीश कुमार को 20 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, और वो ऐसे एक नेता हैं कि पिछले 20 सालों में किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई है। साफ सुथरे, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई उनका भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ, प्रो कम्बेंसी है। जो 9.5% वोट बढ़ा है, आप देखिए कि नॉर्मली जो वोट परसेंटेज बढ़ता है वो सत्ता के खिलाफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ सत्ता के पक्ष में बढ़ा है। जो रुझान आ रहे हैं
अब देखिए कि वो महागठबंधन से करीबन 25-30 सीटें आगे है। ये तो केवल पोस्टल वोट बैलेट है अभी। जब ईवीएम खुलेंगे तब आप देखना कि ये अंतर कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तो नीतीश कुमार का चेहरा, और दूसरा जो बिहार की जनता है, जो जागरूक जनता है, वो अपने कैंडिडेट को नाप तोल कर देती है। तीसरा एक फैक्ट जरूर है जो रामनारायण जी ने बात कही कि MY जो समीकरण है RJD का, वो रहता है, वो अपने साथ रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, RJD सत्ता में आए या ना आए, वो उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं। बिल्कुल। और जो बात रामनारायण जी, वही चीज़ें आगे दिख रही हैं हमें, जो आपने हमें कहा था कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसके संकेत देखें तो क्या है। अभी भी जो आप तमाम रुझान देखें उसमें 49 सीटों पर बीजेपी है, JDU 32 सीटों पर आगे चल रही है और RJD 47 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर, जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। यानी वही बना हुआ है। क्या माने कि जो गठबंधन के बीच में आप बता रहे थे कि एक पार्टी प्रमुख रूप से उभर रही है, लेकिन NDA में हम देख रहे हैं कि जो भागीदार हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लग रहा है यही ट्रेंड आगे जारी रहे? देखिए, जब आप कहीं न किसी एजेंडे पर, किसी मुद्दे पर, किसी विचारधारा पर और किसी इशू, बड़े मतलब लार्जर इशू पर जाके आप अलायंस में आते हैं तो आप के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन आप सिर्फ राजनीति के लिए, किसी को हटाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, अपने हित के लिए राजनीति करते हैं तो वो अलायंस पर जनता का भरोसा नहीं होता है। ये चीज़ में साफ दिखाई देती है। जहां NDA के साथ जो पार्टीज हैं वो एक लार्जर इशू पर साथ में आई हैं, उन्हें कई मुद्दों पर उनके सहयोग है, मतभेद नहीं है। जबकि इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनके राज्यों में आपस में झगड़े होते हैं। बिहार में भी वो लोग आपस में पूरी सीटें नहीं बांट पाए, कई बार फ्रेंडली फाइट उनके आपस में हुई है। तो जनता में क्या विश्वास दिलाएंगे जब उनको आपस में ही विश्वास नहीं है। तो गठबंधन की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल, उनमें आपसी विश्वास कितना है और मतभेद कितने हैं। NDA के जो अलायंस पार्टनर है उनमें आपको मतभेद तो सब में होते हैं, लेकिन इतने बाहर दिखते नहीं हैं। और जबकि इंडिया गठबंधन में हर बैठक में मतभेद दिखते हैं, कोई आता है, कोई नहीं आता है, कोई बाहर जाता है, कोई बयान देता है, कोई बयान नहीं देता है। तो जनता में क्या विश्वास? बिल्कुल, ये इनका असर पड़ता है, इन सब चीजों असर पड़ता है। अगर आप खुद एकजुट नहीं है तो फिर। और जो अभी रुझान देख रहे हैं जिसमें हमें दिखता है कि RJD BJP लगभग बराबर सीटों पर है, उसमें एक बड़ा अंतर यह है कि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तब उतनी सीटें हैं, और RJD 143 चुनाव लड़ रही तब उतनी सीटें हैं। तो मेजर जो पार्टनर है वो भी कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना उसका स्ट्राइक अच्छा होता है, वो एक बड़ी चीज होती है। रामनारायण जी, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि NDA 84 और महागठबंधन 59 सीट पर रुझानों में इस समय फिलहाल ये जो आंकड़ा है वो सामने है। NDA 84 और मेरे बोलते बोलते एक सीट लगातार ऐसा हो रहा है कि बढ़ जा रही है, क्योंकि अब जो EVM की काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी जल्दी जो अब रुझान है वो हमारे सामने आते रहेंगे और धीरे धीरे वो नतीजों में भी बदलते रहेंगे। लगातार जो विशेष कवरेज है वो संसद टीवी पर जारी है। चुनाव के नतीजों से जुड़ा विश्लेषण, तमाम रुझान, तमाम नतीजे, इसके लिए आप संसद टीवी के साथ बने रहिए। फिलहाल रोशन जी आपका, रामनारायण जी आपका, रितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये लगातार कवरेज हमारी जारी है, फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ कुछ ही पलों में।